राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। ये क्लास आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है 13 जनवरी। वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें क्या देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो इसमें टॉप पर कौन सा रहा है? जापान, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब हैं जो देश इनके टॉप पर हैं। और इसमें हमारे भारत की रैंक कौन सी आई है? 80वीं। इसका मतलब क्या है कि हम 62 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो भारत की रैंक कितनी है? 80 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगर हम बात करें जितने भी मेन इंडेक्स हैं उनमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? फायर पावर इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? चौथे नंबर पर है। टॉप पर कौन सा है? यूएसए, अमेरिका। इसमें क्या है, यानी कि किस देश की सेना कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, इसमें ये देखा जाता है। फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक कौन सी है? चौथी। और टॉप पर कौन सा देश है? यूएसए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तो ग्लोबल हंगरी इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 111। वैश्विक खुशहाली इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 126। जो शांति सूचकांक है और खुशहाली सूचकांक है, दोनों में रैंक कितनी है इंडिया की? 126। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें कितनी होगी? 126। और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो खुशहाली दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। खुशहाली इंडेक्स और शांति इंडेक्स, जो पीस इंडेक्स है, उन दोनों में रैंक कितनी है इंडिया की? 126। वैश्विक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 38। ग्लोबल जेंडर गैप है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 127। आगे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 161। ग्लोबल पीस इंडेक्स 126। पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में 126, जेंडर गैप में 127, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161। और ये कौन करता है ये इंडेक्स जारी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और एक मेन इंडेक्स रह गया HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और HDI में इंडिया की रैंक कितनी है? 132। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब उपग्रह ये किसने लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 2C के द्वारा आइंस्टीन प्रोब उपग्रह है, ये लॉन्च किया है चीन ने। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो ब्रह्मांड है इसके रहस्य का पता लगाया जाएगा। एक्सरे हैं, जो एक्सरे किरणें होती हैं उनकी पहचान की जाएगी इस उपग्रह के द्वारा। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह चीन का है। आगे है जियो सैटेलाइट ओविजोन 3। ये जो सैटेलाइट है ओविजोन 3, ये किस देश का है? ये स्वीडन का है। और किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स कंपनी है, जो एलोन मस्क की, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 के द्वारा। चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। और ये क्या है? निजी क्षेत्र का है ये चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट, यूएसए का है। GSAT-20 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया है, ये इसरो का है। ये GSAT-20 फाल्कन 9 एलोन मस्क की है ये कंपनी। स्पेसएक्स इस कंपनी का ये रॉकेट है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो फिलिस्तीनियों का नरसंहार यानी कि जिनोसाइड का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ कौन से देश ने मुकदमा दायर किया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? दक्षिण अफ्रीका ने। और दक्षिण अफ्रीका ने क्या कहा है कि जो फिलिस्तीनी है इनका मतलब नरसंहार, इसका मतलब जिनोसाइड, यानी कि पूरी की पूरी जाति का अंत कर दिया, उसको बोलते हैं जिनोसाइड। और ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, जिनोसाइड होमिसाइड क्या होता है। तो इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगर हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये क्या है कि UN का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन है, उसके 6 अंग है, उनमें से एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर यूएन के जितने भी पार्ट हैं 5, बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और 1946 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। और इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं, यानी कि एक देश से एक ही न्यायाधीश आता है। और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है पेपर में, द हेग, नीदरलैंड में है। अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर पूरी 2023 की अपडेट के साथ किस संगठन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, कौन सा एग्जिट करके गया है, 2023 की अपडेट के साथ वीडियो बना रखी है। एक बार जाके उसे जरूर देखना, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है? दंड देने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही हमारे देश में भी क्या है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ये भी क्या है? इसमें मतलब मुकदमे दायर हो सकते हैं लेकिन दंड देने का अधिकार नहीं है। ये हमारे देश का है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसका एक्ट कौन सा है? 1993 का इसका एक्ट है। रंगनाथ मिश्र है इसके आयोग की, मतलब ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे, रंगनाथ मिश्र। और यही क्या था? रंगनाथ मिश्र आयोग आया था, इसी की सिफारिश पर NHRC बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा इसके अभी अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हम बात करें ब्रिक्स की। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता कौन से देश ने की है? साउथ अफ्रीका ने की है। दक्षिण अफ्रीका ने जो ब्रिक्स 2023 है इसकी अध्यक्षता की है। लेकिन अभी 2024 में कौन सा देश करेगा? रूस करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीरीज में चलती है। अभी साउथ अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता की, उसके बाद ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता करनी थी लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया, इसीलिए रूस है 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा। उसके बाद इंडिया का नंबर आ जाएगा 2025 में। और अभी ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं। उन्हें तो 6 थे 1 जनवरी 2024 को, लेकिन जो अर्जेंटीना था उसने मना कर दिया। अब इसमें 5 देश नए शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और मिस्र, ये 5 देश शामिल हुए हैं। आगे है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये किसने चलाया था? हमास का इजराइल के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया था, हमास ने चलाया था इजराइल के खिलाफ। और इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए हमारे देश ने, यानी कि भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो ऑपरेशन हुए थे, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। यूक्रेन में था, जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। और तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां पर जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त। ऐसे ही इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेल्स घास के मैदान। एक होते हैं डाउन्स, ये हैं वेल्स। डाउन्स तो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं, और वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका के हैं उनको बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मिलन 24 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। इसी को क्या बोलते हैं? विजाग। जो हमारी नेवी है उसका ये अभ्यास है। इसमें बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश हैं इसमें शामिल होंगे। और मिलन 24 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। अगर यहाँ पर नौसेना की बात हो रही है तो भारतीय नौसेना है जो नेवी है, नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? आर हरि कुमार, जो नेवी है उसके हेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेजर्ट साइक्लोन, ये किस किस के बीच में होता है? इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? डेजर्ट साइक्लोन। ये 3 है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो सीधा साइक्लोन, साइक्लोन किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। और एक है चक्रवात, वो कहाँ पर हुआ है? वो गोवा में उसका आयोजन किया गया है। और साइक्लोन का राजस्थान में किया गया था। नेट पोलरैक्स, ये किसके लिए शुरू किया गया था? प्रदूषण रोकथाम के लिए शुरू किया गया था गुजरात में। नेट पोलरैक्स, यहाँ से पता चल जाएगा POL, यानी कि पोल्यूशन के लिए ये शुरू किया गया था। पोल्यूशन को रोकने के लिए गुजरात में शुरू किया गया था नेट पोलरैक्स अभ्यास। वज्रप्रहार, तर्कस, कोप इंडिया,
ये तीनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं? भारत और अमेरिका के बीच में तीनों अभ्यास होते हैं, वज्र प्रहार, तर्कस और कोप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सबसे पहले तो याद रखना, जो अटल सेतु है ये सबसे लंबा है समुद्री पुल, यानी कि समुद्र के ऊपर, ये क्या है, ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है पुल सबसे लंबा। एक है नदी के ऊपर और ये है समुद्र के ऊपर। इसका नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। इसका पहले नाम क्या था? MTHL बोला जाता था, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये बोला जाता था। और इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अटल बिहारी है इनके नाम पर, इसका नाम क्या रख दिया गया है? अटल सेतु। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ये भी नाम याद रखना, इसका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है इसका पुराना नाम। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो तदोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लावणी तमाशा नृत्य ये कहाँ पर होते हैं? बहुत फेमस है लावणी, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं लोक नृत्य। नासिक से, महाराष्ट्र में क्या है? नासिक। नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है नासिक से गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा बोला जाता है। अगर हम महाबलेश्वर की बात करें, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन ऑफ पेनिसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, और पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला है तारापुर परमाणु संयंत्र। अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। और उसका सम्मेलन शुरू किया गया है। और उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र में उसका आयोजन है, महोत्सव मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। अभी हमने बात की थी कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु। ऐसे ही नदी पर बनाया गया सबसे लंबा पुल कौन सा है? ढोला सादिया पुल। और ये कहाँ पर है? असम में है। भूपेन हजारिका पुल इसका भी नया नाम हो चुका है, ढोला सादिया पुल इसका पुराना नाम था। ये है नदी पर सबसे लंबा पुल। और अटल सेतु कौन सा है? समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है, 6 लाइन का। और इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। और जो नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल, सबसे लंबा पुल है नदी पर बनाया गया, उसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के नवे एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो 2025 में इनका आयोजन किया जाएगा। 9वें नंबर के हैं एशियाई शीतकालीन खेल हैं, जो उनका शुभंकर क्या लॉन्च किया गया है? बिन बिन नीनी। और इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। इस क्वेश्चन में जितने भी गेम्स हुए हैं उन सब का शुभंकर बताया जाएगा। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एशियाई खेल हैं जो शीतकालीन, इनका शुभंकर तो क्या है? बिन बिन नीनी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसका मस्कोट क्या है? पेरी द बुल। ये क्या है? इसका शुभंकर है। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। इसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी? चौथी रैंक थी। और इसमें टोटल 61 पदक जीते थे इंडिया ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या है? लाइव। जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका विजेता देश कौन सा रहा था? अर्जेंटीना। और किसको हराकर अर्जेंटीना विजेता रहा था? फ्रांस को। यानी कि विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। लाइव इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इनका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। अगर किसी के पेपर में हिंदी आती है तो ये वर्ड जरूर याद रखना, क्योंकि उज्ज्वला जो वर्ड शुद्धि है उसमें पूछा जाता है। इसमें दोनों जय आधे होते हैं और पेपर में पूरा जय लगा कर देते हैं। यहाँ पर ऊ आधा जय फिर पूरा जय आ जाता है, लेकिन ये गलत है। इसमें उज्ज्वला में दोनों जय आधे आएंगे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उज्ज्वला इसका शुभंकर है। और शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? हरियाणा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया है? भारत में किया गया था। इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। और विजेता देश कौन सा रहा था? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन सा था? हमारा देश भारत। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ था? भारत में ही हुआ था। क्रिप्टोवर्स इसका शुभंकर है। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स
जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 5वें नंबर के कहाँ पर हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे और इसका शुभंकर क्या है? आशा। और इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा था? महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 19वें एशियाई खेल है, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? होंगजू, चीन में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? चेन चेन, होंग होंग, लियान लियान, ये 3 इसके शुभंकर थे। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी? चौथी। और 107 मेडल जीते थे इंडिया ने 19वें एशियाई खेल में। होंगजू, चीन में इनका आयोजन किया गया था। और चौथे नंबर के पैरा एशियाई गेम है, इनका भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? होंगजू, चीन में किया गया था। शुभंकर क्या है? फेईफी पक्षी। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 5वीं। और इसमें 111 मेडल जीते थे इंडिया ने। 37वें राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में इनका आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा। और इसका शुभंकर क्या है? गोवा। और इसका वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा। और इसका शुभंकर क्या हो गया? मोगा। और गोवा में इनका आयोजन किया गया था। और अभी 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे, ये भी याद रखना। खेलो इंडिया गेम्स 2023, जिनका आयोजन अभी 2024 में होगा, ये 2023 के हैं, इनका आयोजन 2024 में किया जाएगा। 6ठे नंबर के हैं, अभी बताया था। जो 5वें नंबर के हैं वे कहाँ पर हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे। और 6ठे नंबर के हैं ये कहाँ पर होंगे? तमिलनाडु में होंगे। इनका शुभंकर क्या है? वीर मंगाई इनका शुभंकर है। और 6ठे नंबर के हैं, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है ये एक तो महारत्न कंपनी है, ये याद रखना। और इसने कहाँ पर अपना सभागार खोला है? गाजियाबाद में। वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड ऑफिस, जो हीरे का सबसे बड़ा कार्यालय ऑफिस है वो कहाँ पर खोला गया है? सूरत में। और सूरत को क्या बोला जाता है? डायमंड सिटी बोला जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तीनों पॉइंट याद रखना क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं सूरत के बारे में। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, डायमंड सिटी बोला जाता है। और अभी सबसे बड़ा जो कार्यालय है डायमंड का वो खोला गया है कहाँ पर? सूरत में। और इससे पहले कहाँ पर था? वो यूएसए में था, लेकिन अब हमारे भारत में खुल चुका है सूरत में। आगे है बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, इन सब के नाम तो जरूर सुने होंगे क्योंकि एसएससी में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल्को नाल्को से। ये क्या है? ये एल्यूमिनियम की ये कंपनी है, ये पूछी जाती है। ये बाल्को नाल्को कहाँ पर है? इसका बी से हो गया भारत, एल से हो गया एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ऐसे ही क्या हो जाएगा? एन से हो जाएगा नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। HIN इससे क्या हो जाएगा? हिंद से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इंडिया एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये इनकी फुल फॉर्म हो जाएंगी। तो बाल्को कहाँ पर स्थित है? कोयना में स्थित है, महाराष्ट्र में है ये कोयना। और कोरबा छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या है? बाल्को स्थित है। नाल्को कहाँ पर है? दामनजोड़ी ओडिशा में स्थित है। हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणकूट उत्तर प्रदेश में है। और इंडिया एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है ये कहाँ पर है? अलवाई केरल और JK नगर पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एल्यूमिनियम से? एक तो एल्यूमिनियम की जो ओर है आयस्क है उसके बारे में पूछता है। एल्यूमिनियम की ओर क्या है? बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम मरकरी के साथ क्या मिलकर क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। और ये अपने ऑक्साइड के साथ क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। और एल्यूमिनियम से क्या पूछा जा सकता है? जो हमारा हवाई जहाज है वो किससे बना होता है? एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। इसीलिए हम हवाई जहाज में मरकरी ले जाना मना होता है क्योंकि एल्यूमिनियम मरकरी के साथ मिलकर क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। भारत की टोटल महारत्न कंपनियां कौन सी हैं? 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं अभी वर्तमान में। और सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो पहला क्या है? ये स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन है, कौन सा है? दृष्टि 10। इसमें क्या है? ये किसी भी मौसम में हम इसकी मतलब इसको छोड़ सकते हैं, इसकी जो लैंडिंग है वो करवा सकते हैं, चाहे आंधी तूफान बारिश कैसा भी मौसम है हम इसको उड़ा सकते हैं, दृष्टि 10 को। और ये क्या है? पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन है ये। अगर हम यहाँ पर नेवी की बात करें तो नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इसके हेड कौन है? R हरि कुमार। और जो दृष्टि 10 है ये किसने बनाया है? अडानी एरोस्पेस ने बनाया है, हैदराबाद की है ये, अडानी ग्रुप है इसने बनाया है। अगर हम यहाँ पर हैदराबाद की बात करें तो 2-3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। जो हैदराबाद है ये स्टार्टिंग में मतलब भारत में शामिल नहीं हो रहा था,
लेकिन उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसने जो हैदराबाद है इसको भारत में शामिल किया था। जो हैदराबाद है इसके संस्थापक कौन है? निजाम उल मुल्क इसके संस्थापक हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसने हैदराबाद रियासत है इसका विलय भारत में करवाया था, क्योंकि ये पहले भारत में शामिल नहीं हो रही थी। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय करवाया गया था। अगर हम उग्रम की बात करें तो कल ही बताया था, उग्रम क्या है? असोल्ट राइफल है। डीआरडीओ ने इसकी निर्माण किया है। डीआरडीओ की बात करें तो डॉक्टर समीर कामत इसके हेड हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। आकाश न्यू जनरेशन, एनजी मतलब न्यू जनरेशन। जो आकाश है ये क्या है? मिसाइल है सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आकाश। और ये न्यू जनरेशन की है। इसमें अभी क्या लगाया गया है? समर, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का समर, वो इसके अंदर लगाया गया है, मिसाइल के अंदर। परबल क्या है? लंबी दूरी की गन है ये परबल। ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। इसके द्वारा हमने हैदराबाद का भारत में विलय कराया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद में क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये भी स्थित है हैदराबाद में। जो हमारे संत रामानुजाचार्य है उसकी प्रतिमा बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? गुजरात में। अगर हम गुजरात की बात करें तो गरबा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात का, क्योंकि ये अभी यूनेस्को में शामिल हुई है। 15वीं अमूर्त धरोहर बनी है गरबा नृत्य। तो टोटल अमूर्त धरोहर कितनी हो चुकी हैं? 15 हो चुकी हैं। नवीनतम कौन सी है? गरबा नृत्य। 14वीं कौन सी थी? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। केवड़िया नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट नाम है जो हमारे अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, उसका जो डिजाइन तैयार है वो किसने बनाया है? चंद्रकांत इसने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। जैसे जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी तो इसके वास्तुकार के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा जाता था कि राम सुतार ने इसकी बनाई है। ऐसे ही जो राम मंदिर है वो किसने बनाया है? चंद्रकांत ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है? गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तट रेखा। सेकंड नंबर पर पूछे जाए तो आंध्र प्रदेश की है। पहले नंबर पर गुजरात की है। अगर विश्व में सबसे लंबी तट रेखा पूछी जाए तो उसकी कनाडा देश की है। और भारत में गुजरात की है। हड़प्पाकालीन स्थान है ये लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा काल में बंदरगाह के रूप में जाना जाता था लोथल। और ये डॉकयार्ड बोला जाता है, बंदरगाह को डॉकयार्ड बोला जाता है। तो लोथल डॉकयार्ड कहाँ पर है? गुजरात में है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पेपर में पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड कौन सा है? लोथल, गुजरात में स्थित है। धोलावीरा जो कि हमारी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज बनी थी, 3 भागों में बटा हुआ है, गुजरात में स्थित है। गो और मोती ये क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गो और मोती, या फिर हम सरक्रीक बोल सकते हैं। सरक्रीक गो और मोती सबसे पश्चिम में है। और सरक्रीक विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि सरक्रीक विवाद किन किन देशों के बीच में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो स्वामी विवेकानंद है उनकी याद में मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। और जो अभी 12 जनवरी को इसका महोत्सव, हर साल इस पर महोत्सव किया जाता है 12 जनवरी को। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? अब की बार नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। अभी 2024 में कहाँ पर किया गया है? नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी पेपर में पूछी गई थी ये। जब 2023 का सम्मेलन हुआ था कर्नाटक में, उसकी थीम भी पूछी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, विकसित भारत @2047, युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, जरूर याद रखना। अगर हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद है, इसके गुरु का नाम क्या था? रामकिशन नाम था। और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? रामकिशन मिशन शुरू किया था। 1897 में किया था रामकिशन मिशन शुरू स्वामी विवेकानंद ने। इसका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता इसका वास्तविक नाम था। लेकिन राजस्थान के खेतड़ी
जो है उसने इनका नाम क्या रख दिया था, स्वामी विवेकानंद रखा था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका इनकी है, स्वामी विवेकानंद की। और 1893 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर इन्होंने बोला था कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, और जो पूरा हॉल है वो तालियों से गूंज उठा था। तो 1893 में शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, सितंबर 1893, याद रखना। राजयोग, कर्मयोग, ये दोनों इनकी पुस्तकें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।